ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन के 123वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 43वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है वर्तमान काल। प्रश्नकर्ता ने कहा वर्तमान काल नहीं हो सकता, तो उसका समाधान किया है बिना वर्तमान के भूत भविष्यत की सिद्धि आप नहीं कर सकते। उसके हेतु भी दिया है कि भूत को तभी आप भूत कह सकते हो यदि वो उसको सिद्ध करने वाला कोई हेतु कारण होना चाहिए। भविष्यत हो भूत हो, वो किसी की अपेक्षा से भूत होता है, किसी की अपेक्षा से भविष्यत होता है। स्वतंत्र रूप से कोई भूत नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से कोई भविष्यत नहीं होता है। कि किसी को आप पति कहो, स्वतंत्र रूप से कोई पति थोड़ा होगा, वो किसी पत्नी की अपेक्षा से पति होगा। ऐसे ही पत्नी की अपेक्षा से पति है, तो पति को पति तभी कहेंगे पत्नी की अपेक्षा है। और ऐसे ही पत्नी को स्वतंत्र रूप से कोई पत्नी नहीं होती है, वो पति की अपेक्षा से पत्नी होती है। तो ऐसे ही किसी को आप भूत कह रहे हो तो किसी की अपेक्षा से है, ऐसे ही भविष्यत भी किसी की अपेक्षा से है। तो उसने कहा ठीक है, हम अपेक्षा बता देते हैं, भूत की अपेक्षा भविष्यत की है और भविष्यत की अपेक्षा भूत की है। जैसे ह्रस्व दीर्घ, ऊंचा नीचा, ठीक है जी, जैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भूत भविष्यत भी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होंगे। तो उन्होंने कहा बिना हेतु के आप ह्रस्व दीर्घ को भी सिद्ध नहीं कर सकोगे और ना भूत भविष्यत को सिद्ध कर सकोगे। ये वो ऐसी चीज़ें हैं, इन दोनों के लिए भी और कोई तीसरा हेतु लाना पड़ेगा आपको। तो बिना आधार के ये भूत भविष्यत और ये ह्रस्व दीर्घ या बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा ये भी सिद्ध नहीं कर पाओगे आप। ये समाधान किया है। फिर ये भी बताया है अगर आप प्रत्यक्ष को नहीं मानोगे तो सभी का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ना तो विषय का ग्रहण हो पाएगा, ना विषय का ज्ञान ग्रहण हो पाएगा, ना सन्निकर्ष भी ग्रहण हो पाएगा। सन्निकर्ष भी समझ में नहीं आएगा आपको। प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाला सन्निकर्ष है, तो सन्निकर्ष को ही नहीं देख पाओगे आप, और विषय को नहीं देख पाओगे आप, और ज्ञान को नहीं देख पाओगे। ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, सन्निकर्ष की सिद्धि नहीं होगी, जिसको आप संयोग कहते हैं, संयोग की सिद्धि नहीं होगी, और विषय की भी सिद्धि नहीं होगी। ये कोई वस्तु है तभी कह सकते हो ना जब प्रत्यक्ष हो। अब आपके मत में तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं बता पाओगे। परमात्मा है, जीवात्मा है, प्रकृति है, या ये है वो है, कुछ नहीं बोल सकते। आपके सिद्धांत में तो प्रत्यक्ष ही नहीं है। तो ऐसे कह करके समाधान अलग अलग रीति से किया है। फिर कहा है कि आपने जो प्रश्न मूल में उपस्थित किया था कि ये फल यहाँ तक आ गया है, सुधा जी माइक बंद करिए, फल यहाँ तक आ गए तो ये भूत में चला गया और नहीं गिरा है भविष्यत में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, तो इसको ये समझने का आपको समझना है और समझ करके चलना होगा कि जब कोई व्यक्ति आ रहा हूँ ये बोलता है,
तो वो आ रहा है तो उसका क्या अभिप्राय है, जा रहा हूँ बोलता है तो उसका क्या अभिप्राय है, हाँ भोजन पका रहा हूँ या पका रही हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, काट रहा हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझना होगा। नहीं तो कई बार कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, जैसे इस तरह का प्रश्न कर दें, तो फिर हम समाधान नहीं कर पाएंगे। उसको लेकर के भी बता रहे हैं कि जब हम कोई पका रहा है, इसके साथ में केवल वर्तमान ही नहीं होता है, इसके साथ में वो भूत को भी बता रहा होता है, भविष्य को भी बता रहा होता है। यानी उस वर्तमान में तीनों काल गृहीत होते हैं, समझ में आते हैं। तो समझने वाला तीनों कालों को भी समझ सकता है और समझने वाला एक केवल वर्तमान को भी समझ सकता है, और दोनों का ग्रहण हम लोग करते हैं समझने वाले। ये बात कही गई है क्रिया संतान को लेकर के और क्रिया अभ्यास को लेकर के आपके सामने बताया है। स्पष्ट हो गई जी ये सारी बातें। ये आवृत्ति इसलिए की है कि दिमाग में सारी बातें रहनी चाहिए, ताकि आगे जब समझने का प्रयास आएगा कोई नई बात तो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए भूमिका को कई बार मैं इसलिए रखता हूँ ताकि पीछे का प्रसंग को समझते हुए आगे के प्रसंग को बढ़ाया जाता है। और आप में से कई लोग ऐसे होते हैं कि पुस्तक यहाँ बंद कर देंगे तो अगली बार यहीं पर पुस्तक खुल जाती है। तो उस दृष्टिकोण से फिर उनके लिए भी मेरे को ध्यान रखना है। मैं हर व्यक्ति को ध्यान में रखने का प्रयास करता हूँ, बाकी कोई छूट जाए तो वो पूछें तो फिर उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इतने लोग जुड़े हैं तो 2 4 5 10 लोगों को ध्यान में रख करके क्लास चले, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। हर व्यक्ति समझ करके चले, जो समय निकाल रहा है तो वो इसको समझता हुआ चले। और मैं सबको ध्यान में रख रहा हूँ तो आप सबको भी मेरा ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप सबको समझना चाहिए, ताकि मैं ही केवल बताता रहूँ और आप समझने का प्रयत्न ही ना करो, आप मेहनत ही ना करो, आप पढ़ो ही नहीं, ये भी उचित नहीं है। तो आइए 44वां सूत्र वो ही कहता है कि कैसे हम तीनों कालों को लेकर के वर्तमान को बताते हैं, अर्थात भूत भविष्य को लेकर के कैसे वर्तमान को बताते हैं और कैसे उसको छोड़ करके बताते हैं, इस बात को समझाया जा रहा है। माता जी को क्या पूछना है? जी 94 में एक शब्द आया प्रसक्त। ये आप बोलिए, शब्द बताइए, क्या कौन से शब्द है? प्रसक्त। प्रसक्त, हाँ जी। हाँ, तो प्रसक्त का मतलब है प्रसंग। ये है ना, दृष्टांत की तरह प्रति दृष्टांत भी प्रसक्त होता है। हाँ, तो उत्तर दे रहा हूँ ना, प्रसक्त मतलब वो भी, उसका भी प्रसंग आएगा। प्रसक्त मतलब प्रसंग। हाँ जी, हाँ जी जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। तो 44वां सूत्र देखिएगा। 44वां सूत्र ये कह रहा है कृतता कर्तव्यता उपपत्तेः उभयथा ग्रहणम। कहते हैं कृतता कर्तव्यता। कृतता का मतलब है भूत क्रिया, यानी क्रिया हो चुकी है, भूत क्रिया को कृतता कहते हैं। और कर्तव्यता कहते हैं भविष्यत क्रिया को। कृतता भूत क्रिया, कर्तव्यता भविष्यत क्रिया। तो कृतता का मतलब है क्रिया हो चुकी है, इसलिए वो भूत क्रिया है। तो उसको भूत भी बोलो, कृतता बोलो, एक ही बात है। भविष्यत भी बोलो, कर्तव्यता बोलो, एक ही बात है। ये शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ मतलब एक ही है। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, शब्द देखने को अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। एक बात। दूसरी बात कहूंगा, शब्द एक ही दिखता है, अर्थ अलग अलग होते हैं। दोनों बातों को समझ लीजिएगा। शब्द अलग अलग दिखते हैं पर उन अलग अलग शब्दों का अर्थ एक ही होता है। एक बात। दूसरी बात, शब्द एक ही दिखता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरण की विशेषता है। वो हमको स्पष्ट कर देता है कि शब्द देखने में तो ये भी वैसे दिख रहा है, वो भी वैसा दिख रहा है, अलग अलग अर्थ कैसे आए हैं। तो वो व्याकरण जो पढ़ा हुआ होता है, शब्दशास्त्र को जो जाना हुआ होता है, उसको स्पष्ट हो जाता है। और कोई शब्दशास्त्र ना जाने तो वो नहीं जान पाएगा, वो भी जान पाएगा। कैसे?
जो शब्द शास्त्र को जानकार है, जानने वाला है, तो शब्द शास्त्र को जाना हुआ व्यक्ति जब बताएगा उस पर विश्वास करके हम चलेंगे तो हमको भी जानकारी मिलेगी। हर चीज को बच्चा नहीं समझता है, माँ पर विश्वास रख करके चलना पड़ता है। हर चीज पिता पर बच्चा नहीं समझता, पिता पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। हर चीज पत्नी को नहीं बताया जा सकता है, वो पति पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। हर चीज पति को नहीं बताया जा सकती, पत्नी पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। ऐसे सबके साथ है, दुनिया विश्वास पर चलती है, संशय पर दुनिया नहीं चला करती। वहाँ तो झगड़े होंगे संशय में, वहाँ पर दुख होगा। संशयात्मा विनश्यति जो कहा है, विनाश का मतलब है जीवन में दुख पाना। इसलिए विश्वास करके चलो। नहीं जी वो गलत बोल रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं? वो उसका कर्म है, आप विश्वास करके चलो। यदि उसके साथ रहना है, उसके साथ जीना है, उसके साथ व्यवहार करना है, ठीक है, तो ये वो वाली बात है। तो कृतता का मतलब है भूत क्रिया और कर्तव्यता का मतलब है भविष्यत क्रिया। तो वर्तमान के साथ, उभयथा का मतलब है दोनों, वर्तमान के साथ कृतता और कर्तव्यता की सिद्धि होने से उभयथा ग्रहणम, वर्तमान के साथ साथ इन दोनों कालों का भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात केवल वर्तमान नहीं बोला जा रहा है, वहां पर वर्तमान के साथ साथ भूतकाल भविष्यत काल भी बोला जा रहा है। ये अंडरस्टूड है, ये उसके अंतर्गत अंतर्निहित बात है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। भूत क्रिया और भविष्यत क्रिया की सिद्धि होने से, कहां पर? वर्तमान में। वर्तमान में भूत क्रिया और भविष्यत क्रिया की सिद्धि होने से उभयथा ग्रहणम, दोनों कालों के साथ साथ वर्तमान का ग्रहण होता है। यह सूत्रार्थ है। अब भाष्य को देखिएगा। क्रिया संतानः, अनारब्ध क्रिया संतानः, मतलब भविष्यत क्रिया किसको कहते हैं उसको समझाया जा रहा है। यानी भविष्यत का नाम क्या है, यानी भविष्यत किसको कहते हैं, उस भविष्यत को समझाया जा रहा है कि क्रिया संतान अनारब्ध, क्रिया संतानों का आरंभ नहीं किया, यानी क्रिया संतान प्रारंभ नहीं हुआ। क्रिया संतान समझते हैं, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं अभी प्रारंभ हुई नहीं है, अर्थात कोई भी क्रिया प्रारंभ नहीं हुई। हमको एक साथ बहुत सारी क्रियाएं करनी है, अर्थात किसी काम की सिद्धि के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी है, वो बहुत सारी क्रियाओं का हमने स्टार्ट ही नहीं किया। इसको कहते हैं क्रिया संतान का अनारब्ध, यानी प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन हम चिकीर्षिता, करने की इच्छा है। चिकीर्षिता का मतलब है कर्तुम इच्छा, चिकीर्षिता, या तो कर्तुम इच्छा कहो या चिकीर्षिता कहो, ये सनंत का प्रयोग है, सन प्रत्यांत का। तो चिकीर्षिता अर्थात करने की इच्छा है। तो करने की इच्छा का मतलब है, ये जो करने की इच्छा जो शब्द है ये भविष्यत को बताता है। इसलिए अनागत काला, उसी को अनागत काल कहते हैं। करने की इच्छा है, हाँ जी मुक्ति में जाने की इच्छा है, हाँ जी मुक्ति में जाने की इच्छा है, अर्थात आप भविष्य में मुक्ति में जाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसको अनागत काल कहते हैं। इसी को हम एक शब्द में बोलूं, पक्ष्यति, पक्ष्यति, इसको सुनते ही ये पता लगेगा अब ये पकाना चाहता है, मतलब किसी चीज को पकाना चाहता है, उसको बनाना चाहता है। चाहे वो चावल पकाना चाहता है, वो सब्जी पकाना चाहता है, वो दाल या कोई भी खाने वाली चीज को वो पकाना चाहता है, अर्थात पकाएगा। पक्ष्यति का मतलब है पकाएगा या पकाएगी। तो ये जो पक्ष्यति शब्द जो है ये अनागत काल को अर्थात भविष्यत काल को या करने की इच्छा, पकाने की इच्छा को जता रहा है ये शब्द पक्ष्यति। तो यही कर्तव्यता है। कहते हैं फिर भूतकाल किसको कहते हैं, भूत क्रिया किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रयोजन अवसान, जो प्रयोजन था उसको समाप्त कर दिया। प्रयोजन क्या है? पकाना था, पकाना हमारा प्रयोजन है।
तो प्रयोजन अवसान, अवसान का मतलब है समाप्त होना। तो जो प्रयोजन है पकाने का, वो पकाने का काम पूरा हो गया, उसी को प्रयोजन अवसान कहते हैं। अथवा उसी को आप क्रिया संतान उपरमा, क्रिया संतानों का उपरम हो गया, अर्थात क्रिया संतान पूर्ण हो गए, अर्थात क्रियाएं समाप्त हो गई। पकाने की जितनी क्रियाएं वो सब समाप्त हो गई। तो क्रियाओं का समाप्त होना ही अतीत काल है। उसी को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो अपाक्षित, अपाक्षित का मतलब है भोजन पकाया, खाना पकाया, चावल पकाया, किसी के साथ जोड़ सकते, सब्जी पकाया। अपाक्षित का मतलब है पकाया। ये भूतकाल का पद है, यानी भूतकाल को बताने वाला क्रियापद है। और पक्षति भी भविष्यत काल को बताने वाला क्रियापद है, तो उसको अपाक्षित कहते हैं, अर्थात पकाया। तो इसी का नाम अतीत काल है। तो अतीत काल किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं क्रिया संतान उपरमा, यानी क्रियाओं का समाप्त होना। कौन सी क्रियाएं? जिससे जोड़ो करके वो जाने की क्रिया है, तो जाने की क्रियाएं समाप्त हो गई, क्योंकि एक ही क्रिया में आप थोड़ा जाओगे। अगर मान लो किसी को 1 किलोमीटर दूर उसका गंतव्य स्थान है, तो एक ही बार पांव आगे रखे तो चला गया, थोड़ा गया, तो कितनी क्रियाएं चलेंगी? जितने पांव रखते जाओगे उतनी क्रियाएं चलती रहेंगी। तो क्रिया संतान का जब उपरम हो गया तो जाने की क्रियाएं जितनी भी वो समाप्त हो गए। ऐसे पकाने की जितनी क्रियाएं वो समाप्त हो गई, बोलने की जितनी क्रिया हैं वो समाप्त। वदति, वदति का मतलब बोलता है, तो एक शब्द थोड़ा बोलेगा, कितने शब्द निकालेगा, कितने शब्द बोलेगा। तो वदति का मतलब है वहाँ जो क्रिया की जो संतान है, बोलने के जो अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग शब्द, एक शब्द में एक क्रिया हो रही है बोलने की, दूसरे शब्द में दूसरी क्रिया हो रही है, तो जितने भी शब्दों को बोलेंगे उतनी क्रियाएं चल रही है। तो हर जगह आपको ऐसा लगाना है। तो क्रिया संतानों का समाप्त होना ये अतीत है। यह क्रिया संतान का प्रारंभ ना होना लेकिन प्रारंभ करने की इच्छा है, तो वो भविष्यत हो गया। ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी। अब कह रहे हैं आरब्ध क्रिया संतानो वर्तमान। अब वर्तमान किसको कहते हैं जी? भूत को बता दिया, भविष्यत को बता दिया, फिर वर्तमान किसको कहते हैं? तो कहते हैं आरब्ध क्रिया संताना। अभी क्रियाओं का संतान यानी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। आरब्ध क्रिया संतान का मतलब है आरब्ध अर्थात प्रारब्ध, प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गई हैं क्रियाएं। तो क्रियाएं प्रारंभ हो गई है, जहाँ क्रियाएं प्रारंभ हो गई उसको वर्तमान काल कहेंगे। तो आरब्ध क्रिया संतान का मतलब है आरंभ हो गई हैं क्रियाएं, उसको कहेंगे वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं जी। तो उसको समझाने के लिए एक शब्द बोलेंगे पचती। पचती का मतलब है, इसका अर्थ ये निकलेगा पकाने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई। पचती बोलते ही ये समझ में हमको आएगा पकाने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई। जैसे जाने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई, बोलने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई है, हाँ? और ऐसे ही विचारयति, विचारयति, विचार करने की क्रियाएं भी बहुत होती हैं। तो विचार करने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई। जो भी आप क्रिया करोगे तो क्रियाएं एक ही नहीं होंगी, बहुत सारी क्रियाएं होंगी। तो कह रहे हैं पचती का मतलब है पकाने की क्रियाएं प्रारंभ हो गई है, उसको वर्तमान कहते हैं। अब कह रहे हैं तत्र या उपरता सा कृतता। तत्र, अब यथार्थता में आपको समझना है, या उपरता, या का मतलब है जो क्रियाएं उपरता समाप्त हो गई हैं। जो, या का मतलब जो, उपरता समाप्त, तो जो क्रियाएं समाप्त हो गई है सा, उसको कहते कृतता, यानी क्रियाएं समाप्त हो गई है। अब क्रियाएं समाप्त हो गई है, इसको हम कहते हैं कृतता, या उसी को आप कहिएगा भूत, या भूत कहो या कृतता कहो, या आप कहो अपाक्षित, पकाया कहो, एक ही बात है। और या चिकीर्षिता, और जो
क्रियाओं को करने की इच्छा है। चिकीर्षित का मतलब है क्रियाओं को करने की इच्छा को चिकीर्षित कहते हैं। चिकीर्षित कहो या कर्तुम इच्छा कहो। कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा, यानी पकाने की इच्छा, पकाने रूपी कर्म को करने की इच्छा, बोलने के कर्म को करने की इच्छा, ऐसे जिसके साथ जोड़ोगे तो चिकीर्षिता का मतलब है करने की इच्छा। तो जहाँ करने की इच्छा है सा कर्तव्यता, उसको कर्तव्यता कहेंगे, अर्थात भविष्यत क्रिया। फिर कहा या विद्यमाना, और जो क्रियाएं विद्यमान है अर्थात जो क्रियाएं चल रही है, जो क्रियाएं चल रही है, देखो बटलोई रखने की क्रिया चल रही है, चावल डालने की क्रिया चल रही है, चल रही क्रिया, हाँ, अग्नि जलाने की क्रिया चल रही है, हाँ, और थोड़ी देर के बाद चम्मच, जो भी क्या बोलते हैं आप, चम्मच ही कह सकते हो, हाँ, चम्मच लेकर के हिलाने की क्रिया चल रही है। तो ये जो क्रियाएं प्रारंभ हो गई या विद्यमाना, जो क्रियाएं विद्यमान है सा क्रियमानता, उसको क्रियमानता कहेंगे। क्रियमानता का मतलब है क्रियाएं चल रही हैं, उसको क्रियमानता कहेंगे। अब क्रियमानता को थोड़ा देर भूल करके अब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। आपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में क्रियमान कर्म सुना होगा, क्रियमान शब्द। क्रियमान का मतलब है जो वर्तमान के कर्मों को क्रियमान कर्म कहते हैं। एक होता है प्रारब्ध, हाँ, एक होता है प्रारब्ध, हाँ, और एक क्रियमान। तो क्रियमान जो है वो वर्तमान कर्मों को कहते हैं। क्रियमान कहो या क्रियमानता कहो, एक ही बात है। इस शब्दों में अंतर है, क्रियमान और क्रियमानता एक ही बात है। तो क्रियमानता का मतलब है क्रियाएं चल रही है। तो कृतता, कर्तव्यता और क्रियमानता। तदा एवं, ऐसी स्थिति में उन्होंने सारी भूमिका बता दी है कि कृतता किसको कहते हैं और कर्तव्यता किसको कहते हैं और क्रियमानता किसको कहते हैं, सब बातें समझा करके कह रहे हैं तदा एवं, ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिए कि क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहारः पचति। वो कहते हैं क्रिया संतानस्थ, यानी क्रिया संतान में रहने वाले, त्रैकाल्य समाहार, तीनों कालों का समाहार हो रहा है, अर्थात तीनों कालों का संगम हो रहा है, तीनों काल वहाँ मिल रहे हैं, उसको कहते हैं पचति, अर्थात पक रहा है। तो अब पक रहा में तीनों कालों का समाहार है, अर्थात उस पचति क्रिया में तीनों काल विराजमान है। पचति क्रिया में भूतकाल भी विराजमान है, भविष्यत काल भी विराजमान है और वर्तमान काल भी विराजमान है। तो क्रिया संतानस्थ, क्रिया संतानों में त्रैकाल्य, तीनों कालों का समाहार होता है, यानी एकत्रीकरण। समाहार कहते हैं एकत्रीकरण, इकट्ठा। समाहार का मतलब है इकट्ठा होना, यही पचति है। या तो पचति कहो या पच्यते कहो, यानी पका रहा है या पकाया जा रहा है, दोनों ढंग से बोल सकते आप। पका रहा है ऐसा भी बोलता है या पकाया जा रहा है ऐसा भी बोल सकता, दोनों ढंग से बोल सकते हैं। इसलिए दोनों प्रकार की क्रियाएं दी है, पचति भी क्रिया है, पच्यते भी क्रिया है, मतलब बोलने का ढंग है ये। पका रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं या पकाया जा रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं। इति वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते, इस प्रकार से वर्तमान के ग्रहण से भूत भविष्यत भी उस वर्तमान के साथ गृहीत होता है या होते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? आज का पाठ सरल लग रहा है आप लोगों को, अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा, क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते। वर्तमान में क्या बताया जा रहा है? वर्तमान में क्रिया संतानस्य, क्रिया संतानों का अविच्छेद, बिना विच्छेद के, मतलब निरंतर क्रिया संतानों का वहाँ पर ग्रहण हो रहा होता है। विधीयते का मतलब है यहाँ क्रिया संतान बिना विच्छेद के विराजमान होते हैं। केवल आरंभ को, केवल समाप्त को नहीं बताया जा रहा है। न आरंभ न उपरमा,
केवल केवल आरंभ को ही बताया नहीं जा रहा है। वर्तमान शब्द में केवल आरंभ को नहीं बताया जा रहा है और ना केवल समाप्ति को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? क्रिया संतानों का अविच्छेद रूप से बताया जा रहा है वर्तमान में। अर्थात बटलोई रख दिया है, ये भी बता दिया है। चावल डाला जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। अग्नि जलाएगा, ये भी बताया जा रहा है। समझ रहे ना? 3 बातें। बटलोई रख दिया, ये तो भूतकाल में चला गया। चावल डाल रहा है, ये वर्तमान में है। अग्नि जलाएगा, ये भविष्य में चला जा रहा है। तो लेकिन वर्तमान में केवल आरंभ को नहीं बताया जा रहा है, वर्तमान में केवल समाप्ति को भी नहीं बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है? तीनों बताए जा रहे हैं। वर्तमान को भी बताया जा रहा है, भूत को भी बताया जा रहा है, भविष्य को भी बताया जा रहा है। इसलिए वर्तमान में तीनों काल विराजमान होते हैं। ये समझ लेना। पकड़ में आ गया आपको? सबको स्पष्ट हो गए जी? एक शब्द पच्यते, एक पचती, एक पच्यते। मैंने कहा था कि जब हम लोग बोलते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसमें बोलने के ढंग अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? संस्कृत में 3 प्रकार के ढंग होते हैं, तो 2 ढंग यहाँ पर बता दिया है। पचती का मतलब है पका रहा है, ऐसा पका रहा है। ये वाक्य बताया ना मैंने, पका रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं पचाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। तो ये पच्यते का मतलब है पकाया जा रहा है, ऐसा अर्थ को बताने वाला है पच्यते। और पचती का मतलब पका रहा है, या बना रहा है, या पक रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। पचती का मतलब है पक रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। क्योंकि पका रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पकाने वाला है ना वहाँ पर कर्ता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पका रहा है। इसको ऐसा भी बोल सकते पक रहा है, ऐसा भी बोल सकते। पचती का मतलब है पक रहा है, और पच्यति का मतलब है पकाया जा रहा है। तो ये क्रियापद है दोनों, लेकिन दोनों का बोलने का ढंग अलग अलग है। ठीक है माता जी? जी। तो कहा क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेद विधीयते। यहाँ पर अत्र का मतलब है यहाँ पर इस वर्तमान में क्रिया संतानों का अविच्छेद रूप से कहा जा रहा है। अर्थात बिना टूटे सारी क्रियाओं को लेकर के बताया जा रहा है। और वो सारी क्रियाएं क्या है? भूत भी है उसमें, भविष्य भी है, और वर्तमान तो है ही है। इसलिए क्रिया संतानों को बिना विच्छेद किए, बिना रुकावट के सबको लिया जा रहा है। अर्थात भूत क्रिया को भी लिया जा रहा है, भविष्य क्रियाओं को भी लिया जा रहा है वर्तमान में। केवल आरंभ को नहीं बताया जा रहा है, केवल समाप्त को नहीं बताया जा रहा है, सबको लेकर के बताया जा रहा है वर्तमान। ये इसका अभिप्राय है। तो सोयम उभयथा वर्तमानो गृह्यते। इस प्रकार से ये जो वर्तमान काल है, 2 प्रकार से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। एक है अव्यपवृक्तः। अव्यपवृक्त का मतलब है भूत और भविष्य को बिना छोड़े उनके सहित वर्तमान को बोलना, यानी भूत भविष्य सहित वर्तमान को बताने वाला है एक क्रिया, मतलब एक कथन। व्यपवृक्त का मतलब है छोड़ करके, तो अव्यपवृक्त का मतलब है बिना भूत भविष्य को छोड़ करके। वर्तमान जब बोला जा रहा है तो भूत भविष्य को लेकर के भी बोला जाता है, यह है अव्यपवृत्ता। और व्यपवृत्त का मतलब है बिना भूत व भविष्य के केवल वर्तमान को बताया जा रहा है, ऐसा भी लिया जा सकता है। केवल वर्तमान, उसमें भूत भविष्य नहीं होता है। तो दोनों ढंग से वर्तमान को बताया जाता है कि एक है अव्यपवृत्ता, अर्थात भूत भविष्य को लेकर के साथ में, यानी भूत भविष्य सहित वर्तमान को बताया जाता है। इसको अव्यपवृत्त कहते हैं। और व्यपवृत्त का मतलब है भूत भविष्य के बिना केवल वर्तमान को बताया जाता है। जैसे पचती है, भिन्नति है, ये भूत भविष्य के साथ में वर्तमान को बताया जा रहा है। और मैं बोलूं भवति, विद्यते, वर्तते, इसमें केवल वर्तमान को बताया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है?
मतलब द्रव्यम अस्ति, द्रव्यम विद्यते, द्रव्यम भवति, यहाँ केवल वर्तमान को बताया जा रहा है। और फिर मैं कहूँ ओदनम पचति, काष्टम भिनत्ति, तो पचति भिनत्ति इसमें केवल वर्तमान नहीं बताया जा रहा है, भूत भविष्यत को साथ में जोड़ करके बताया जा रहा है। स्पष्ट हो गया? इसलिए कह रहे हैं अतीत अनागताभ्याम, जब अतीत अनागत को साथ में लेकर के चलते हैं वर्तमान में तो वो अव्यपवृत्ता बनेगा, और जब अतीत अनागत के रहित लेकर के चलते हैं तो उसको व्यपवृत्ता कहेंगे। तो अतीत अनागत सहित को अव्यपवृत्ता कहते हैं और अतीत अनागत रहित को व्यपवृत्त कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, स्थिति व्यंग्य केवल वस्तु के अस्तित्व को बताना है। स्थिति व्यंग्य का मतलब है उस वस्तु की जो स्थिति है उसकी स्थिति को ही बताना। जैसे विद्यते द्रव्यम, द्रव्य है, बस इतना ही बताया। द्रव्य समाप्त हो गया ये नहीं बताना है, द्रव्य नष्ट हो गए जी ये नहीं बताना है, द्रव्य उत्पन्न होगा ये नहीं बताना है। हमको क्या बताना है? द्रव्य है, बस इतना ही बताना है। तो उसमें केवल वर्तमान को बताया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? जैसे मैं कहूँ वृक्षः अस्ति, वृक्षा विद्यते, अस्ति कहो, विद्यते कहो, भवति कहो, तीनों का अस्ति, विद्यते, भवति, वर्तते, ये सब क्रियापद है। अस्ति एक क्रियापद है, भवति एक क्रियापद है, विद्यते एक क्रियापद है, वर्तते एक क्रियापद है। इन सारे क्रियापदों का अर्थ है, इतना ही अर्थ होता है, अस्तित्व को बताते हैं ये। तो ये जब क्रियापद का प्रयोग करेंगे, द्रव्यम अस्ति, द्रव्यम भवति, द्रव्यम विद्यते, द्रव्यम वर्तते, ये जो क्रियापद है ये केवल उस द्रव्य के अस्तित्व को बता रहे हैं, इसमें कोई भूत भविष्यत को नहीं बताया जा रहा। लेकिन जब पचति बोलेंगे, ओदनम पचति, तो यहाँ केवल वहाँ अस्तित्व को नहीं बताया जा, पकाने को केवल नहीं बताया जा रहा है, वहाँ भूत को भी बताया जा रहा है, भविष्यत को भी बताया जा रहा है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी च त्रैकाल्यान्विति, इसलिए कह रहे हैं क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी, क्रिया संतानों को एक साथ, अविच्छेद का मतलब है बिना विच्छेद की, यानी भूत भविष्यत को छोड़ करके नहीं, उनके सहित। विच्छेद का मतलब है छोड़ करके, भूत भविष्यत को छोड़ करके को बोलना है विच्छेद। विच्छेद का मतलब है उसके बिना, और अविच्छेद का मतलब है उनके साथ में। तो क्रिया संतानों को विच्छेद किए बिना ही अभिधायी बताने वाला शब्द है, जो कि त्रैकाल्यान्विता, वो तीनों कालों से जुड़ा हुआ शब्द है। कौन है? पचती क्रिया, छिन्नति क्रिया। तो ये पचती और छिन्नति जो क्रियापद है, ये क्रिया संतानों को बिना छोड़े सारी क्रियाओं को साथ लेकर के तीनों कालों को बताने वाला ये पद है, पचती और छिन्नति। और विद्यते जो है, ये विद्यते केवल वर्तमान को बताता है, वहाँ क्रिया संतान नहीं है, केवल अस्तित्व है बस। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है जी सबको? माता जी को क्या पूछना, वेद कुमारी जी को? स्वामी जी ये बताइए, प्रवृत्तक्ष। हाँ, आप पूरा शब्द बोलो, एक एक अक्षर बोलो। व्यपवृत्त, व्यपवृत्तक्ष। हाँ, व्यपवृत्तश्च, चा का मतलब है और, जैसे दो शब्द है ना, व्यपवृत्त और अव्यपवृत्त, और व्यपवृत्त और चा का मतलब है और। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों को बोलना है मेरे को, राम लक्ष्मणश्च ऐसा बोलूंगा, इसका मतलब होता है राम और लक्ष्मण। ये चकार जो है और को कहता है, और बीच में विसर्ग को शकार हो गए, इसलिए आपको वो समझ में नहीं आ रहा। संधि को भी समझना पड़ता है, ये संधि हुई है। व्यपवृत्ता के बाद में जो विसर्ग होता है, उस विसर्ग को यहाँ शकार हो गया, क्योंकि आगे चकार है। उस चकार के कारण से विसर्ग को यहाँ शकार हो गया। शकार का मतलब शरीर वाला शकार, ये विसर्ग के स्थान में हुआ है, तो इसलिए इसको अलग करेंगे, व्यपवृत्तः च।
तो अव्यपवृक्तः व्यपवृक्तः च ऐसा होता है। अब वो अलग ना रख करके संधि करके उस विसर्ग को शकार बना दिया, मतलब जोड़ करके या बिना जोड़ करके वर्तमान का प्रयोग होता है। किसको जोड़ करके? भूत भविष्यत को जोड़ करके और बिना भूत भविष्यत को जोड़ करके, दोनों ढंग से वर्तमान का प्रयोग होता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? जी, स्वामी जी, शब्द की दृष्टि से ही पूछना था। यहाँ पर अपवृक्तः लिखा हुआ है हमारी पुस्तक में। अच्छा, आपकी अपवृक्तः न लिख करके अपवृक्तः लिखा हुआ। हाँ, वो एक ही बात है, वो भी चल सकता है। शब्द पाठ भेद है, शब्द भेद भी है, दोनों का एक ही अर्थ है। व्यपवृक्ता कहो और अपवृक्ता कहो। उस हमारे में वी उपसर्ग अतिरिक्त जोड़ा है, आप में नहीं जोड़ा है। अपवृक्ता में वी उपसर्ग नहीं है ना, व्यपवृक्ता में वी और अपा को संधि करेंगे तो व्यपा बन जाएगा। वी और अ, एक वी उपसर्ग होता है, एक अ उपसर्ग है। उपसर्ग भी कह सकते उसको, वो निषेध को नकार के स्थान में अकार हो जाता है वास्तव में। तो अपवृक्ता नहीं, वैसे वो नहीं है, नकार वो वाला नहीं है, नकार का नहीं है, अपशब्द है। एक अपशब्द है और एक वी शब्द है, ये दोनों उपसर्ग है। वी उपसर्ग और अप उपसर्ग दोनों को मिलाएंगे तो व्यपा बन जाएगा। और आपके वाले में वी उपसर्ग ना जोड़कर केवल अप उपसर्ग को जोड़ा है, इतना अंतर है, पर शब्दों का दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है जी। अब मैं कह रहा था, ये जो पचती और छिन्नती है, ये क्रिया संतानों को बिना छोड़े कहने वाला तीनों कालों से युक्त पचती है, छिन्नती है। अन्यच्चा एक और बात है, और बात क्या है? प्रत्यासत्ति प्रवृत्ते अर्थस्य विवक्षायां तद अभिधायी बहु प्रकारो लोकेषु उत्प्रेक्षितव्या। केवल इतना ही नहीं है कि पचती और छिन्नती और विद्यते, इतना ही क्रियापद नहीं है, और भी बहुत सारी क्रियापद, बहुत सारे क्रियापद है जिनसे और भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कहते हैं प्रत्यासत्ति। प्रत्यासत्ति का अर्थ होता है निकटता, निकटता आदि, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। इन्होंने एक शब्द दिया प्रत्यासत्ति का मतलब निकटता। निकटता का मतलब समीपता, समीप, काल की दृष्टि से समीप, समीपता के कारण से भी, समीपता आदि बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों से भी बहुत सारे क्रियापदों का प्रयोग होता है और उनका व्याकरण से समझ में आता है। या तो साहित्य हमको पता हो, बहुत सारा साहित्य हम पढ़े, संस्कृत साहित्य, तो भी पता लग जाता है, और साहित्य नहीं पढ़ा है तो व्याकरण से पता लगता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, संस्कृत में ना बोल करके मैं उसको हिंदी में अनुवाद बोलूँगा, जो आप लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। माँ कह रहे बेटा चलो, तो कहता आ रहा हूँ, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? आ रहा हूँ। आ रहा हूँ का मतलब चल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो बैठा हुआ है, पढ़ रहा है या कुछ और काम कर रहा है, और जाने का वक्त हो गया। माँ तैयार होकर के वो घर से बाहर निकल रही है, ताला लगाना है, जो भी करना है सब होता है ना, सब बंद करके जाना। माँ चल पड़ी है और बेटे को बेटा चलो, तो कह रहा है बैठा हुआ है, कोई गति नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है आ रहा हूँ। आप चलो, मैं आ रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है अभी वो चलामी, मतलब मैं चल रहा हूँ, चलते हुए को वो चलामी बोल सकता है, लेकिन वो चल नहीं रहा है, लेकिन बिना चले अभी क्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, कि क्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो भी वो वर्तमान का प्रयोग कर रहा है, आ रहा हूँ। स्पष्ट हो रहा है? अब लोक में ऐसा करते हैं ना, ये अब वो वर्तमान कैसे होगा? वो तो ये बोला, उसको बोला आऊँगा आप चलो, आऊँगा आप चलो, क्योंकि क्रिया तो प्रारंभ नहीं हुआ, क्रिया की इच्छा है, चलने की इच्छा है वहाँ पर, अभी प्रारंभ नहीं किया क्रिया। जब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है लेकिन उस क्रिया को करने की इच्छा है, तो भूत का भविष्यत काल में जाएगा, तो
आऊंगा आप चलो ऐसा नहीं बोलता, आ रहा हूं आप चलो, मैं आ रहा हूं। और मैं बोलूं आप चलो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, और क्रिया प्रारंभ नहीं किया। आप चलो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। तो ये समीपता है किसके? वर्तमान के समीप। जब भविष्यत जो है वर्तमान के बहुत समीप होता है तो उस भविष्यत को भी वर्तमान में बोला जाता है, क्योंकि ये भविष्यत क्रिया है। क्योंकि अभी क्रिया प्रारंभ नहीं किया बेटे ने, वो खड़ा ही नहीं हुआ, बैठा ही रहा, बैठा हुआ ही है, अभी खड़ा भी नहीं हुआ, चल भी नहीं रहा है। इसका मतलब है क्रिया प्रारंभ करेगा, अभी किया नहीं है। तो उसको वास्तव में क्या बोलना चाहिए? रियल में क्या है वास्तविकता? मैं आऊँगा आप चलो, आप चलते रहो, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा, ये बोलना चाहिए। वो आऊँगा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आ रहा हूँ आप चलो। इसका मतलब है जब भविष्यत काल वर्तमान के बहुत निकट होता है तब उसको भविष्यत में ना बोल करके वर्तमान में बोला जाता है। ऐसे अलग अलग क्रियाएं बनती है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे या साहित्य पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अन्यच्छा और भी होते हैं, ये जो केवल पचती छिनती और विद्यते ही नहीं है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो भविष्यत को भी वर्तमान बना देते हैं। इतना ही नहीं, भूतकाल को भी वर्तमान बना देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भविष्यत की बात कही है। भूतकाल में अर्थात आ गया हूं, वो आ गया, बेटा जो है बाहर से है, आके घर पे बैठ गया है। माँ पूछ रहे हैं जी तू कब आया? बस अभी आ रहा हूं। क्या बोला है? अभी आ रहा हूं। अभी आया ऐसा नहीं बोला, बोला अभी आ रहा हूं, ये बोल रहा है। अर्थात भूतकाल को भी वो वर्तमान बना रहा है। तो लोक में जो होता है वही व्याकरण में होता है। लोक से व्याकरण अलग नहीं है, याद रखना। जिसको हम कहते हैं ना व्याकरण से पता लगेगा, वो व्याकरण कौन होता है? पता बताने वाला। लोक में जो होता है उसी को व्याकरण बताता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बोला है संस्कृत में, लोकात न विद्यते व्याकरणम। महर्षि पतंजलि कहते हैं लोकात न विद्यते व्याकरणम। इसका ट्रांसलेशन ये है कि लोक से अलग व्याकरण नहीं होता है, लोक ही व्याकरण है। पर आप केवल लोक से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोक में आप जीते नहीं हैं। ठीक है जी, आप ऐसे लोक में जीते नहीं हैं, इसलिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ता है, आपको, मेरे को, सबको। हम उस लोक में नहीं जी रहे। और जब परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया तो व्याकरण थोड़ा पढ़ा है, साक्षात वेद दे दिया उनको। और देखो उन 4 ऋषियों ने जब एक आदमी को, एक एक ऋषि ने एक एक वेद को ईश्वर से लिया है, और चारों ऋषियों ने एक आदमी को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, उसी को आप ब्रह्मा बोलते हैं। पहला स्टूडेंट जो रहा है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा व्याकरण पढ़ाया उन्होंने, सीधा वेद को पढ़ लिया उन्होंने। वो अलग परंपरा थी। वो कितने क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली होंगे जिनको कुछ नहीं करना धरना है, तो सीधा उनको वो ज्ञान मिलता है। कितने पुण्य कर्म करने होंगे। और आपकी मेरी बारी भी आनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना श्रेष्ठ बनो जी, अभी आप श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ बन गए, श्रेष्ठतर बन जाओ, फिर श्रेष्ठतम बनो। ये श्रेष्ठतम भी एक सीमा तक है। मैं श्रेष्ठतम से भी ऊपर की बात कर रहा हूं कि हमारी बारी भी एक दिन आनी चाहिए, साक्षात ईश्वर हमें वेद ज्ञान दे, हम भी वो अग्नि ऋषित्व को प्राप्त करें। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? अनादिकाल तक हम रहने वाले हैं, अनादिकाल तक। कभी तो बारी आ सकती है, तो उसके लिए मेहनत करो तो आएगी आपकी बारी। मेरी भी आनी है, मेरी तो अभी तक आई नहीं है, तो आपकी भी आई नहीं है। तो आप भी लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। हमको कुछ ना करना धरना पड़े। ऐसे सोच रखते हो ना, हे भगवान कि वो दिन कब आएगा, मेरे कुछ ना करना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए।
वो दिन जरूर आएगा। अब मैं पॉजिटिवली बता रहा हूँ मैं आपको, सकारात्मक दृष्टि, इसका खंडन भी करूँगा कभी आएगा, वो अलग दृष्टि रहेगी, ये अलग दृष्टि है। दृष्टिभेद से अर्थभेद हो जाता है। वो दिन भी जरूर आएगा, हे भगवान वो दिन जरूर आएगा, लेकिन आज करेंगे तब आएगा। आज किए भी ना सोचना गलत है। आज मेहनत करेंगे हम वहाँ तक पहुँचने का, तो वो भी दिन आ जाएगा। तो आइए तो समझने का प्रयत्न करते हैं इस बात को। तो कह रहे हैं जी, कहाँ पहुँचे हम जी? हाँ जी, ये जो प्रत्याशक्ति है कि ये निकटता भविष्यत के साथ जैसे वैसे भूतकाल के साथ भी है। बेटा आ चुका है, बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, 2 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, ये नहीं बोल रहा है अभी आ रहा हूँ, आ चुका है, लेकिन बोल रहा है अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। ऐसे बोलते हम लोग हिंदी में, मतलब भूत को भी वर्तमान में बता रहा है। तो जैसे भविष्यत को वर्तमान में बताते हैं, ऐसे भूत को भी वर्तमान में बताते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होती हैं व्यवहार में, वो हमको पकड़ में नहीं आता, जब इस पर ध्यान देंगे तो पकड़ में आएगा। तो ये 2 बातें मैंने आपके सामने रखी है। तो प्रत्याशक्ति प्रवृत्ते, तो निकटता आदि कारणों से अर्थस्य विवक्षायाम, अर्थ के अलग अलग विवक्षा में, तद अभिधायी, उसको कहने वाले बहु प्रकार, बहुत सारे प्रकार के शब्द लोकेशु, लोकों में यानी व्यवहारों में उत्प्रेक्षितव्या, उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। उन शब्दों को, उन व्यवहारों को समझ लेना चाहिए। तस्माद अस्ति वर्तमानः काल इति, इसलिए वर्तमान काल होता है। आप वर्तमान काल का खंडन नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पर बताई गई। स्पष्ट हो गई जी? क्लियर है ना? स्पष्ट है सबको? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रत्यक्ष का प्रसंग पूरा हो गया और अनुमान का भी प्रसंग पूरा हो गया और तीनों कालों को भी समझा दिया। हाँ जी, अल्पना जी। उत्प्रेक्षितव्य का एक बार इसको ज़्यादा बता। उत्प्रेक्षितव्य का मतलब है ऊहा कर लेनी चाहिए, मतलब उसके बारे में भी कल्पना करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी क्रियाएं भी होती है, उनके बारे में भी समझ लेनी चाहिए। उत्प्रेक्षितव्य का मतलब है समझ लेनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये अभी बताया ना अव्यपवृक्त, इसकी क्रिया कौन सी होगी? और ये पचती और पचते तो उसकी व्यपवृक्त की है ना? पचती और छिन्नती जो है अव्यपवृक्त की है। और व्यपवृक्त की कौन सी होगी? विद्यते, विद्यते, अस्ति, भवति, वर्तते, ये सब क्रियापद हैं। विद्यते, अस्ति, भवति, वर्तते, ये सब क्रियापद है। ये सब क्रियापद केवल वर्तमान को बता रहे हैं, उसमें भूत भविष्यत नहीं है। यह है व्यपवृक्त क्रिया है। व्यपवृक्त क्रिया का मतलब है भूत भविष्यत रहित क्रियापद। आप ऐसे समझ सकते हैं, व्यपवृक्त का मतलब है भूत भविष्यत रहित क्रियापद, अर्थात उस क्रियापद में भूत भविष्यत को नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे क्रियापदों को व्यपवृक्त क्रियापद कहते हैं। और अव्यपवृक्त क्रियापद वो होते हैं जिसमें भूत भविष्यत के साथ में वर्तमान को बताया जाता है, उसको अव्यपवृक्त कहते हैं। जी जी स्वामी जी, और एक बार ये लास्ट लाइन का अर्थ एक बार और जरा बता दें प्लीज। अन्यश्च प्रत्याशक्ति प्रभृतस्य विवक्षायां तदभिधायी बहु प्रकारो लोकेषु उत्प्रेक्षितव्यः। जी जी। तो जैसे ये अव्यपवृक्त क्रिया हैं, भूत भविष्यत को लेकर के बताने वाले, और व्यपवृक्त क्रियाएं हैं जो केवल वर्तमान को बताने वाले हैं। तो ये तो दो प्रकार के बात बताइए। केवल यही 2 ही प्रकार के नहीं होते हैं, और भी होते हैं। अन्यच्छ का मतलब है और भी होते हैं। और क्या होते हैं? तो कारण के साथ में बोले। प्रत्याशक्ति का मतलब है निकटता, निकटता के कारण से। प्रत्याशक्ति का मतलब है निकटता के कारण से। और प्रवृत्ति का मतलब है निकटता है, दूरता है। और निकटता में भी केवल निकटता नहीं, एक ही प्रकार की नहीं होती है, अत्यंत निकटता भी होती है। अत्यंत निकटता, जैसे
जी ये कौन है जी? ये मेरे निकट का है, मतलब मेरे ताऊ जी का लड़का है, या मेरे फलाने का लड़का है। तो निकट का अपने रिश्तेदार का है। एक अत्यंत निकट का होता है। अत्यंत निकट का कौन होता है? पति होता है, पत्नी होती है, बेटा होता है, ये अत्यंत निकट के हैं। ठीक है जी। अब ये अत्यंत निकट में भी कई विभाग कर सकते हैं। ये मेरी बहन है, ठीक है जी, ठीक है ना। और ये चाची की बेटी है, इसलिए भी वो मेरी बहन है, वो भी निकट के, लेकिन अपनी बहन की जैसी निकट की नहीं है, ठीक है ना। अब 5 पीढ़ी के बाद में भी कोई निकल के आई, वो भी मेरी बहन है, तो वो भी निकट की है। मतलब जैसे रचना जी के लिए ऋचा जी बहन है, तो वो निकट की बहन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रत्याशक्ति का मतलब निकटता। तो निकटता प्रवृत्ति का मतलब है इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसको बोलते हैं ना, एक्सेट्रा को प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति। तो निकटता आदि आदि अनेक कारणों से अर्थस्या किसी अर्थ को विवक्षा करके तदभिधायी उसको बताने वाले बहु प्रकार बहुत सारे क्रियापद लोकेशु लोकों में उत्प्रेक्षितव्या, उसकी कल्पना करनी चाहिए, उसका ऊहा कर लेना चाहिए, उसका तर्क कर लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। जी जी धन्यवाद। और कोई किसी को कुछ पूछना हो इस पाठ से या पिछले पाठ में, कोई शब्द कोई पंक्ति आप पूछ सकते, क्योंकि समय पूरा हो गया तो नया सूत्र क्यों प्रारंभ करें, क्योंकि नया सूत्र जो है उपमान प्रमाण को लेकर के चल रहा है प्रसंग। अनुमान का प्रसंग पूरा कर दिया इन्होंने, प्रत्यक्ष का भी पूरा कर दिया पीछे। किसी को पूछना है 1-2 मिनट में, 1-2 मतलब 2-3 मिनट है आपके पास में। अगर किसी को नहीं हाँ जी, मतलब केवल वर्तमान स्थिति का मतलब है जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बताने वाला। व्यंग्य का मतलब प्रकट करने वाला। हाँ जी, स्थिति का मतलब है जैसे वस्तु है तो अपने अस्तित्व में ही है, अपने वर्तमानत्व में ही है, ना तो वो भूतकाल को बता रहा है ना भविष्य को बता रहा है। केवल वर्तमान रूप स्थिति को बताने वाले को स्थिति व्यंग्य कहते हैं। केवल अपने अस्तित्व को प्रकट करने वाला। स्थिति का मतलब है अपने अस्तित्व को, अपने वर्तमानत्व को, अपनी विद्यमानता को बताने वाला। जी हाँ जी, रचना जी। स्वामी जी, ये विषय से हटके कुछ पूछ सकती हैं? नहीं, विषय से हो तो ये अच्छा रहेगा। मुझे ये पूछना था कि अगर YouTube में आपके संध्या के प्रवचन हैं क्या, वैदिक संध्या के जो हम लोग नहीं, संध्या के प्रवचन नहीं हो सकते हैं। मेरा एक नियम बना हुआ है, हर चीज़ को मैं ऑनलाइन से नहीं करता हूँ, और विशेषकर संध्या को, ध्यान को तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी तक तो यही दिमाग है, आगे कोई दिमाग बदल दे तो अलग बात है, अभी तक तो यही दिमाग है। तो स्वामी जी संध्या के भी करवा दीजिए ना। नहीं, फिर तो आप मेहनत नहीं कर सकते हैं ना। तो अध्यापक के सामने बैठ कर के ही करने योग्य चीज़ें भी कई बार होती हैं, वो दूर से ऑनलाइन से आप करने लगोगे तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे। वैसे ही अभी इस मेहनत नहीं करते हो आप, तो मैं उसका मेहनत करोगे तो मैं कैसे मानूंगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आमने सामने करके ही होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना एक नियम बनाया कि संध्या को ऑनलाइन नहीं कर सकता। संध्या की बहुत सारी कक्षाएं लिया मैंने, शिविर भी लिए हैं, उसमें सख्त पहले से बोलता हूँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, सबका मोबाइल जमा होंगे और सुनेंगे और लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। जी, तो और किसी कुछ पूछना है जी, या विराम कर दो मैं? हाँ, फिर मैं ही बोल देता हूँ 1-2 शब्द कि थोड़ा सा आप मेहनत करिए, न्याय दर्शन को थोड़ा आवृत्ति करके आइए, पढ़ करके आइए, थोड़ा सा समय निकालिएगा। जिनको बिल्कुल समय नहीं निकलता है, वो अन्य कार्य इतने व्यस्त हैं, जो बहुत मजबूर है, मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कहना मेरा धर्म है। तो मैं माइक को बंद करिए जिन्होंने माइक खुला रखा है। तो आप लोग थोड़ा सा न्याय दर्शन में
ज़रूर मेहनत इसलिए करिएगा, मेरा आग्रह इसलिए है क्योंकि इसमें अगर मेहनत करते हैं तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, हमको लोगों के साथ बात करना आएगा, लोगों के साथ डील करना आएगा, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, फलाने के साथ, पड़ोसी के साथ, दुनिया वाले के साथ, जिस किसी के साथ हमें व्यवहार करना आएगा, क्योंकि जो व्यवहारिक नहीं होता है उसको बहुत दुख मिलेंगे। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करें, ये मेरा आग्रह है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करेगा। हाँ जी, माता विजया कुमारी जी, क्या पूछना है आपको? माइक खोलना पड़ेगा। हाँ जी। आपने क्रिया संतान और क्रिया अभ्यास जो सिद्धांत बताया है, इसके माध्यम से मोक्ष का भी व्यवहार होगा या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होगा है जी। यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब मोक्ष के लिए माता जी। यहाँ जो भी बता रहे हैं न्याय दर्शन में सब पहले ही अपना सिद्धांत स्थापित किया है। मैं 16 पदार्थ बताऊंगा, ये 16 पदार्थों के माध्यम से हम मुक्ति में जाएंगे। तो यहाँ जो भी बताएंगे सब मुक्ति के लिए बताए जा रहे हैं। धन्यवाद जी जी। स्वामी जी, हाँ जी। वेदांत दर्शन यूट्यूब पे आपने शुरू कर दिया ना? हाँ जी, आ गया, वेदांत दर्शन पूरा आ चुका है यूट्यूब में। स्वामी जी, उसका वो लिंक बता दीजिए हमें। नहीं, आपको बता चुका हूँ। आप यूट्यूब वानप्रस्थ साधक आश्रम चैनल खोलो, उसमें प्लेलिस्ट निकालो, उसमें आपका मेरा वेदांत दर्शन मिल जाएगा। जी धन्यवाद। जी जी। ओम शांति शांति शांति।